नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फटाफट से आपको सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से देख लेना है। आपके प्रश्न रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं और पूरा पेपर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कक्षा 10वीं के लिए आपका हिंदी का पेपर है। इसकी PDF फाइल की अगर बात करूँ साथियों तो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। जितने भी पेपर है आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हो चाहे वर्तमान के पेपर हो, सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले खंड ए से। खंड ए में देखिए दोस्तों, आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है जो पढ़ के प्रश्नों के आंसर देना है। यहाँ पे कर्तव्य पालन और सत्यता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वो अपने कर्मों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है और ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कार्यों को करता है। सत्यता की एक ऐसी वस्तु जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है। इसलिए हम लोगों ने अपने कार्यों में सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। बहुत से लोग नीति और आवश्यकता को बहाने झूठ की बातें करते हैं। वे कहते हैं कि इस समय बात को प्रकाशित न करना, दूसरी बात को बनाकर कहना नीति के अनुसार समय अनुकूल और परम आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे ये गद्यांश पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न पूछे गए हैं, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो देखो यहाँ पे गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, कर्तव्य पालन। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कर्तव्य पालन आपको लिखना है पहले क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद देखिए, संसार में मनुष्य को सफलता दिलाने वाली वस्तु क्या है। तो दोस्तों आपने पहली लाइन में पढ़ा था, यहाँ पे देखिए, जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वो अपने कर्मों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है और ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कार्यों को करता है। और सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिसे संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सत्यता, ठीक है। इसके बाद देखिए, झूठ की उत्पत्ति किन किन दुर्गुणों से होती है। तो यहाँ पे देखिए, झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। अगला देखिए, लोग झूठ बोलने के लिए किस बहाने का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के बहाने झूठ की बातें कहते हैं। वे कहते हैं कि इस समय बात को प्रकाशित न करना और दूसरी बात को बनाकर कहना। तो ये लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद देखिए, अगला जो 2 नंबर का प्रश्न है उसमें आपको अपठित काव्यांश दिया जाएगा। इसको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हार कर क्यों शीश अपना मैं झुका दूँ, मैं असफलता का अटल विश्वास हूँ। पाश क्षण भर रुक न पाएगी निराशा, मैं न धरती पर किसी का दास हूँ। झूठ आकर द्वार मेरे क्या करेगा, सत्य का आह्वान जिंदा है अभी। तो इस प्रकार से दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हम देख लेंगे। कवि मृत्यु से भयभीत क्यों नहीं है। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, कवि मृत्यु से भयभीत क्यों नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे आप पढ़ोगे इसको तो यहाँ पे आपको सारा आंसर मिल जाएगा कि किस बात के लिए, यानी कि मृत्यु से भय से क्यों नहीं है। तो हार कर क्यों शीश अपना मैं झुका दूँ, मैं सफलता का अटल विश्वासी हूँ। इस प्रकार से सिर शब्द का समानार्थी शब्द पद्यांश में क्या प्रयुक्त हुआ है, सत्य का आह्वान से कवि का क्या आशय है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपको एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा गया है। तो निबंधात्मक प्रश्न में देखिए यहाँ पे शिक्षा के में खेलकूद का महत्व है, जिसमें प्रस्तावना में खेलकूद का महत्व, स्वास्थ्य और खेल, शिक्षा और खेल, अन्य लाभ, उपहार, ये सारे पॉइंट आपको शामिल करना है। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे आपको जो 3-4 चीज़ें पूछी गई है उसमें देखिए, एक तो शिक्षा के बारे में हो गया और संचार और उसके बढ़ते प्रभाव और रोजगार के घटते साधन, बढ़ती बेरोजगारी और जल है तो जीवन है। तो इनमें से किसी एक पे आपको एक निबंध लिखना है भाई। फिर देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चेतक सर्किल उदयपुर का विद्यार्थी विक्रम मानते हुए प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो एक प्रार्थना पत्र लिखना है आपको शुल्क मुक्ति की, यानी कि आपकी फीस माफ के लिए। तो आराम से आप लिख लेंगे, आपको अच्छे से आता है, पहले आपने याद करी हुई है। या फिर अथवा में देखिए, आप बाल भारती शिक्षा विद्यापीठ सरदारपुरा के छात्र रविंद्र सिंह है और विद्यालय में भौतिक सुविधाओं की कमी का उल्लेख करते हुए उनकी पूर्ति प्रधानाचार्य को पत्र लिख के आपको करवानी है। इसके बाद देखिए 5 नंबर का जो प्रश्न रहेगा आपका, उसमें पूछा गया है कि हिंदी की पुस्तकों की प्रदर्शनी में आधे मूल्य पर बिक रही महत्वपूर्ण पुस्तकों को खरीदकर लाभ उठाने के लिए लगभग 40 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन आपको लिखना है। तो विज्ञापन लिखना आपको आना चाहिए, वो आप देख लेना एक बार। तो यहाँ पे दूसरा जो दिया गया है वो भी आपका विज्ञापन है, जो कि पहरेदार की ओर जल का दुरुपयोग रोकने के लिए है। फिर देखिए यहाँ पे खंड 6 में फिर से आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसकी आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है और ये आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। देखिए, पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपड़ी लिखी माँ, धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहान शक्ति थी शायद उनमें।
पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राय और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन निहायत ऐसा है मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक से है। अथवा में एक और दिया गया है जो कि हालदार साहब से लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हालदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कोतुम्बरा लग रहा था। इन्हें ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुराकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद का भूतपूर्व सिपाही है? तो इन दोनों में से किसी एक का आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे पद्यांश भी आपको दिया गया है। एक तो ये वाला पद्यांश है और एक ये वाला, दोनों में से आपको कोई सा भी कर लेना है। साथ ही इसकी पीडीएफ फाइल आपको मैं व्हाट्सअप पे भी कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पे खंड द जो रहेगा आपका, उसमें आपका कुछ व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए पुस्तक शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? देखिए पुस्तक की बात की गई है, किसी एक पुस्तक का नाम नहीं लिया गया, टोटल पुस्तक की बात की गई। पुस्तक में लगभग सभी पुस्तकें आ जाती है, ठीक है। तो सभी पुस्तकें इसमें आ रही है, तो इसका मतलब वो एक प्रकार से जातिवाचक शब्द हो गया। व्यक्तिवाचक में जैसे कि मैं लिखता कि गीता, पुस्तक लिखता गीता, है ना, गीता पुस्तक इस प्रकार से लिखता, या रामायण लिख देता कोई, ठीक है। तो वो एक प्रकार से नाम आ गया, और नाम व्यक्तिवाचक के रूप में होता है इसलिए, ठीक है। और समूहवाचक में समूह का बोध होता है, लेकिन पुस्तक लगभग जितनी भी पुस्तकें हैं, किसी भी प्रकार की पुस्तकों को एक प्रकार से पुस्तक जाति का बोध करा रही है, इसलिए हम डी का चयन करेंगे। निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए सर्वनाम का मतलब क्या होता है? जो कि संज्ञा के शब्दों की विशेषता बताता है। अब संज्ञा की विशेषता कौन बताता है भाई? देखिए कौन, कोई, कुछ, ये तो क्या होंगे आपके प्रश्नवाचक हो जाएंगे सारे, ठीक है। लेकिन ये सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम का मतलब क्या है? संज्ञा की विशेषता बताता है। यह है, देखिए राम अच्छा लड़का है, पहली लाइन में ये लिखा। फिर हम आगे लिखते हैं कि यह एक मेहनती लड़का भी है। तो यह किसकी ओर इंगित कर रहा है? राम की ओर कर रहा है। तो हम कौन नहीं लिखते, कोई, कुछ, ये नहीं लिखेंगे, तो यह लिखेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो ये तो आपको अच्छा पता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है, ये आप कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान के जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, अत्यधिक शब्द में उपसर्ग है। तो दोस्तों यहाँ पे अति उपसर्ग है, वो आपको दिया गया है। जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो वह कौन सी संधि बन जाती है? तो वह आपकी, देखिए दो समान स्वर मिलकर दीर्घ बन जाते हैं वो, ठीक है, दीर्घ बन गए वो भाई, ठीक है। फिर आपको संधि बतानी है कि वो दीर्घ संधि होगी या फिर वृद्धि संधि, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रतिदिन और यथाशक्ति में समास कौन सा है? तो इनमें दोस्तों हमारा अवयवी जो समास है वो लिया गया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया की आपको परिभाषा पूछी गई है, वो आप लिखेंगे यहाँ पे। आँख फेर लेना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो आँख फेर लेने का मुहावरे का अर्थ क्या हो गया कि मान लीजिए कि आपका कोई मित्र है और आपके सामने खड़ा है, और जैसे ही आप वहाँ जाते हैं तो वो आंख फेर लेता है, मतलब उसने आपको अनदेखा कर दिया है, ठीक है। देखिए संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं ये बताना होगा। गंगटोक को मेहनतकश बदमाशों का शहर क्यों कहा जाता है? कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? जो उत्साह कविता है आपकी, उसमें से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? आप लखनवी अंदाज निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? देखिए बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? इसके बाद देखिए एक कहानी ये भी आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को बटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? ये सारे प्रश्न आपको रट लेने भाई। देखिए यहाँ पे माता का अंचल पाठ की आधुनिक समय में प्रासंगिकता को स्पष्ट करना है। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उज्ज्वला गाथा कैसे गाऊं? मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तुलसीदास या मन्नू भंडारी का जीवन करते हैं, यानी कि तुलसीदास का या तो या फिर मन्नू भंडारी का जीवन करते हैं, वो आपको संक्षिप्त में लिखना होगा। संस्कृति पाठ के अनुसार लेखक ने संस्कृति और असंस्कृति किसे कहा है, वो आपको लिखना है भाई। देखिए दोस्तों जितने भी पेपर है आपके, वो पेपर के सारे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, याद करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आप याद कर लेना भाई, ठीक है। आंसर बताना पॉसिबल नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं आपको पेपर ही बता रहा हूँ। देखिए शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है?
फिर आता है हमारे बड़े निबंधात्मक प्रश्न। देखिए यहाँ पे हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है? या फिर अथवा में है प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका मधु कांकरिया को कैसी अनुभूति हुई? लक्ष्मण परशु संवाद जो है वो आप कर लेना भाई। नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? अगला देखिए यहाँ पे राम वृक्ष बेनपुरी की रेखा चित्र बाल गोविंद जो भगत जो पाठ है आपका उसके आधार पे आपको चरित्र चित्रण करना है। एक कहानी ये भी आत्मकथा के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य को चित्रण करते हुए से मनु जी की भूमिका को रेखांकित करना है। इसके बाद देखिए अंतिम प्रश्न जो है आपका गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्वतु को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता बतानी है या फिर बिस्मिल्लाह खां जो था उनके व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं आपको प्रभावित करती है वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा पेपर बता दिया मैंने कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पेपर के और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।